प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण उप विषय पाठ 24 विराम चिन्ह तथा उनका प्रयोग व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण गुलमोहर से उप विषय पाठ 24 विराम चिन्ह तथा उनका प्रयोग व्याख्यान 1 का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह क्या होते हैं, किस प्रकार इनका भाषा में प्रयोग किया जाता है, यह सब हम अपने व्याख्यान में जानेंगे। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। बातचीत करते समय हम वाक्यों को लगातार नहीं बोलते, बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा रुकते हैं या विराम देते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। हम भाषा में जितने भी वाक्य बोलते हैं, लगातार एक सीक्वेंस में हम उस बात को नहीं बोल सकते। हमें रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, अपनी भाषा को विराम देना पड़ता है। जहां पर हम रुकते हैं वहां पर उन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब जैसे कि प्रश्न उठता है, बोलने वाला कहाँ कितना रुकता है, किस समय पर रुकता है, कितने समय के लिए रुकता है। कम समय के लिए रुकेगा वहां पर अल्प विराम, उससे ज्यादा के लिए रुकेगा अर्ध विराम, और ज्यादा के लिए रुकेगा वहां पर पूर्ण विराम। अब हम अपनी भाषा में हिंदी में जितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। हिंदी में मुख्यतः 12 प्रकार के विराम चिन्ह हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग अधिक होता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक, हंसपद या त्रुटिपूर्वक, लाघव चिन्ह। अब यहाँ पर मैंने इनके नाम और इनके चिन्हों को इनके समक्ष लिखा है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक, हंसपद या त्रुटिपूर्वक, लाघव चिन्ह। अब इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं कि किस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। मैंने उदाहरण के साथ इनका प्रयोग किया है। सबसे पहले हम अल्प विराम को जानते हैं। अल्प विराम वाक्य में जहां थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम अथवा थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का
प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी गए। अब यहाँ पर हमने भिन्न भिन्न यानी अनेक व्यक्तियों का वर्णन किया, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े और सभी के बीच में इंग्लिश में जैसे कोमा बोल्स को अल्प विराम का प्रयोग किया। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, जहां पर हमें थोड़ा रुकना पड़े, थोड़े ठहराव की आवश्यकता हो, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, अर्ध विराम, जहां अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, वहां अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे नेताजी भाषण देते रहे, लोग शोर मचाते रहे। अब यहाँ पर अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम, जहां पर हम रुकेंगे वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। अर्ध का अर्थ होता है आधा, वाक्य के आधे में इसको लगाते हैं। हमारा उदाहरण है नेताजी भाषण देते रहे, लोग शोर मचाते रहे। अब देते रहे के बाद हमने अर्ध विराम का प्रयोग किया, लोग शोर मचाते रहे के बाद हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया, अर्थात हमारा वाक्य पूरा हो गया, लेकिन वाक्य के बीच में हमने अर्ध विराम का प्रयोग किया। नंबर 3, पूर्ण विराम, जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं। पूर्ण विराम सबको पता है, पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, जहां पर हमारा वाक्य पूरा हो जाए या हमारी जो बात है वो पूरी हो जाए, समाप्ति हो जाए, वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, प्रश्नवाचक चिन्ह, जब वक्ता बोलते समय वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों कब, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप कब वापस लौटेंगे, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कब, कैसे, क्या, कहाँ, ये सभी हमारे क्या हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं। इनके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि के भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम आ गए, उफ गर्मी बहुत है, हाय मैं क्या करूं। यानी ये सब हमने विस्तार पूर्वक पहले पढ़ लिया है, इनके चिन्हों के बारे में अब जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जब जोड़कर बोला जाता है तब योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। दो शब्दों को जब जोड़कर बोला जाता है या दो संयुक्त शब्दों को अलग अलग करके बोला जाता है तब लिखित भाषा में इनके लिए योजक विभाजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम सा ईमानदार, आप सा निष्ठुर, लक्ष्मण सा भाई। यहाँ पर जल्दी जल्दी लिखना पढ़ना, रोटी वोटी, चाय वाय, यानी जो आपका द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। निर्देशक चिन्ह, यह योजक चिन्ह के जैसा ही होता है पर उससे थोड़ा अधिक लंबा होता है। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने के से पहले किसी वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए या
संवादों में किया जाता है। जैसे पिता, कहाँ जा रहे हो बेटा, अभी आता हूँ, थोड़ी देर में। अब यहाँ पर निर्देशक का अर्थ होता है योजक चिन्ह के समान होता है, लेकिन जो इसका चिन्ह होता है वो योजक से थोड़ा सा लंबा होता है। अब इसने कहा कि किसी कथन को बताने के लिए या फिर उसको वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए या संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण चिन्ह, जब किसी व्यक्ति के कथनों को जैसे का तैसा बताना होता है तब उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब यहाँ पर उदाहरण चिन्ह किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे महात्मा गांधी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ये नारे जो जिन्होंने दिए हैं, जिन्होंने अपने यह सिद्ध किया है कि कोटेशन जिन्होंने दी है, वहां पर उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह, वाक्यांशों में जब कोई सूचना निर्देश देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। अब विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा? वाक्यांशों में जब कोई सूचना निर्देश देना है विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्वनियां दो तरह की होती हैं, उसके बाद इसका साइन क्या होता है? दो डॉट और फिर योजक के समान, ये होता है विवरण चिन्ह का चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, जब किसी कठिन शब्द का अर्थ बताया जाता है या विकल्प दिखाना होता है तब कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। गणित में इनका प्रयोग सबसे अधिक होता है। जैसे जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैद किया तो सारे देशवासी आंदोलन करने लगे। अब यहाँ पर कठिन शब्द क्या हुआ? महात्मा जी। अब महात्मा सबके लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कठिन शब्द का अर्थ बताया, विकल्प दिखाया कि गांधी जी को अंग्रेजों ने कैद किया था तो सारे देशवासी आंदोलन करने लगे। तो यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया। हंस पद या त्रुटि पूर्वक चिन्ह, लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तब हंस पद त्रुटि पूर्वक चिन्ह का प्रयोग लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे मैं बच्चों को अपने घर ले गया। अब यहाँ पर बेटा आपको पता है त्रुटि पूर्वक चिन्ह अगर हम ऊपर की तरफ लगाएंगे तो उस शब्द को हमें ऊपर की तरफ लिखना है। अगर हमारा नीचे स्पेस है तो इसका जो मुख है वो हम नीचे की तरफ कर देंगे। ये चिन्ह हमारा हंस पद या त्रुटि पूर्वक चिन्ह होता है। मैं बच्चों को, अब यहाँ पर अपने शब्द का हम लिखना भूल गए इसलिए घर ले गया, तो अपने शब्द को जब हमने लिखा तो इसके ऊपर हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया। लाघव चिन्ह, जब किसी बड़े अंश को संक्षेप में बताना होता है तब लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर। अब हमने डॉक्टर को पूरा न लिख के एक बिंदु के द्वारा इसको क्या किया? डॉक्टर बना दिया। लाघव चिन्ह यानी किसी बड़े अंश को बड़े शब्दों में न लिख के उसका छोटा रूप लाघव चिन्ह लगाकर पूरा किया जाता है। इसको संक्षेप सूचक चिन्ह भी बोला जाता है। प्यारे बच्चों, हमने हमारे विराम चिन्ह
पढ़े, उनके में जानकारी प्राप्त की। किस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, किस समय किया जाता है, एक बार जान लेते हैं। स्मरणीय बिंदु। मौखिक भाषा में बोलते समय वक्ता कहीं रुकता है, कहीं प्रश्न पूछता है, कहीं आश्चर्य प्रकट करता है, तो कहीं किसी के कथन को उद्धृत करता है। मौखिक भाषा के विभिन्न युक्तियों को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार हैं: अर्धविराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक, योजक, निर्देशक, उद्धरण, विवरण, त्रुटिपूर्वक, लाघव, कोष्टक आदि। विराम चिन्हों के प्रयोग से लिखित भाषा अधिक व्यवस्थित बन जाती है। यदि विराम चिन्हों का प्रयोग ठीक से ना किया जाए तो कुछ का कुछ अर्थ लगाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, हमने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा, विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की, किस प्रकार किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, पूर्ण विराम वाक्य में कहाँ प्रयुक्त किया जाता है, प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक, योजक, निर्देशक, उद्धरण, विवरण, त्रुटि पूर्वक, लाघव और कोष्टक आदि सब विराम चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम अपने अभ्यास कार्य को करते हैं। हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए सही कथनों पर सही तथा गलत कथनों पर गलत लिखिए। अब यहाँ पर पाठ से कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों के सामने सही और गलत के सामने गलत लिखना है। विराम शब्द का अर्थ है रुकना, बिल्कुल सही है। मौखिक भाषा की युक्तियों को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, सही है। नंबर 3, अर्ध विराम के समय वक्ता अल्प विराम की तुलना में कम रुकता है, गलत है, क्योंकि अल्प विराम क्या होता है, कम रुकना होता है और अर्ध विराम में अधिक देर तक रुकना होता है। आश्चर्य के भाव को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, गलत है, क्योंकि आश्चर्य के भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जब किसी के कथनों को उद्धृत करना हो तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। चलते चलते शब्द युग्मों के बीच लगे विराम चिन्ह को निर्देशक चिन्ह कहते हैं, गलत है, क्योंकि चलते चलते शब्द के बीच, शब्द युग्मों के बीच जो लगा है चिन्ह वो योजक चिन्ह है, वो निर्देशक चिन्ह नहीं है, क्योंकि निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबा होता है और निर्देश देने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर बेटा आपके चिन्ह दिए गए हैं, उनके समक्ष उनके नाम लिखने हैं। वो चिन्ह मैंने यहाँ पर लिखे हैं और उनके नाम भी उनके समक्ष लिखे हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम, हंस पद, विस्मय सूचक, प्रश्नवाचक, योजक,
अब सबसे पहले कोमा का जो चिन्ह है वो क्या है, अल्प विराम का। पूर्ण विराम ये भी आपको पता है, हंस पद यानी वी टाइप का है। विस्मय सूचक चिन्ह का भी आपको पता है, प्रश्न सूचक चिन्ह का भी आपको पता है, और योजक चिन्ह के बारे में भी आपको पता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित के लिए विराम चिन्ह लिखिए। अब यहाँ पर आपके शब्द दिए हैं, यानी उदाहरण चिन्ह को लिखा है, उसके बाद उसके चिन्ह आपको लिखने हैं। पहले में आपके चिन्ह दिए गए थे, आपको उनके नाम लिखने थे। दूसरे प्रश्न में आपके नाम दिए गए हैं, उनके समक्ष उनके चिन्ह लगाने हैं। सबसे पहले उदाहरण चिन्ह, अल्प विराम, हंस पद, विस्मय सूचक, अर्ध विराम। यहाँ पर मैंने इनके समक्ष चिन्ह लगाए हैं और इनके नाम भी लिखे हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। बच्चों ने अपने अपने बैग खोले, अपनी अपनी पुस्तकें निकाली और पढ़ने लगे। अब यहाँ पर आपके वाक्य दिए गए हैं, इनमें कहीं पर गलत चिन्ह लगाया है, आपको उन्हें सही चिन्ह लगाकर वाक्य को दोबारा लिखना है। सही वाक्य, बच्चों ने अपने अपने बैग खोले, अर्धविराम, अपनी पुस्तकें निकाली और पढ़ने लगे, पूर्ण विराम। आज आप यहीं रुक जाइए। सही वाक्य है, आज आप यहीं रुक जाइए, पूर्ण विराम। मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री सभी शामिल हुए। सही वाक्य है, मेले में बच्चे, अल्पविराम, बूढ़े, अल्पविराम, जवान, अल्पविराम, स्त्री, अल्पविराम, पुरुष सभी शामिल हुए, पूर्ण विराम। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? प्रश्न सूचक। अरे करीम, तुम कब आए? अरे विस्मय सूचक चिन्ह, करीम तुम कब आए प्रश्नवाचक। वह हाथ जोड़ता रहा, वे लोग उसे पीटते रहे। वह हाथ जोड़ता रहा, वे लोग उसे पीटते रहे, पूर्ण विराम। देश की रक्षा के लिए प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं, हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा था। सही वाक्य, देश की रक्षा के लिए हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं, हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा था। ये यानी उदाहरण चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मुझे धनिया, हल्दी, जीरा, मिर्च, हींग सभी चाहिए। मुझे धनिया, अल्पविराम, हल्दी, अल्पविराम, जीरा, मिर्च, हींग सभी चाहिए, पूर्ण विराम। यानी यहाँ पर हमने काफी वस्तुएं थी, इनके लिए अल्पविराम का प्रयोग किया। प्रश्न 5, मिलान कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके एक वर्ग में मिलान यानी क्या दिए हैं, चिन्हों के नाम दिए हैं, एक तरफ चिन्ह दिए हैं। मैंने उस चिन्ह को उसके समक्ष लिखा है, आप अपनी पुस्तक में मिलान कर लेना। सबसे पहले पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, योजक, संक्षेपक, हंस पद, उदाहरण, विवरण। अब यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह, अब पूर्ण विराम चिन्ह को लिखा है, फिर अर्ध विराम चिन्ह को लिखा है, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, योजक, संक्षेपक। संक्षेपक वाला किसका बताया था, लाघव चिन्ह का दूसरा नाम। हंस पद त्रुटि पूर्वक वही है, उदाहरण
और विवरण, इन चिन्हों के सामने मैंने इनके नाम लिखे हैं, आप अपनी पुस्तक में इनका मिलान कर लेना। प्यारे बच्चों, हमारा आज का यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। आज आपको गृह कार्य में प्रश्न संख्या 1, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, याद करनी है। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है उन बच्चों को यह व्याख्यान अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है, याद करना है। जिन बच्चों के पास गुलमोहर की पुस्तक है, शेष व्याख्यान उनको अपनी पुस्तक में भरना है। हमारा व्याख्यान अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। मिलते हैं अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।